वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 8, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7 तक किया हुआ है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो घाव के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? काकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका घाव का अध्ययन होता है आपका ट्रामेटोलॉजी, ठीक है ना। आपको घाव लगती है तो आप कहाँ पे जाते हैं? ट्रॉमा सेंटर पे जाते हैं। तो आप लोग इससे याद रखेंगे कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रामेटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो त्वचा का अध्ययन होता है, त्वचा का अध्ययन होता है आपका डर्मेटोलॉजी। और आपका कैंसर का अध्ययन आप सबको पता है ऑन्कोलॉजी, ठीक है ना। तो डर्मेटोलॉजी आपका किसका अध्ययन है? त्वचा का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं, बीसीजी का वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है। तो बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो किस में होता है? डिप्थीरिया में, क्षय रोग, टिटनेस या फिर खसरा में। तो क्षय रोग का मतलब हो गया आपका क्या? क्षय रोग ही आपका क्या है? टीबी है, ठीक। ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये आपका है क्षय रोग। इसमें जो है आपका बीसीजी का वैक्सीन उपयोगी होता है। ओके, याद रखिएगा। और ये जो आपका क्षय रोग यानी कि क्या कहते हैं इसको? टीवी है, ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक जीवाणु से वो होता है, ठीक है ना। तो ये आपका बैक्टीरिया जनित रोग है आपका, कौन सा? क्षय रोग। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनामो किसको परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर चुंबकीय को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद है रखना कि डायनामो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और याद रखना इसमें एक पॉइंट और, कि इसका जो आविष्कार है ये माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने डायनामो का आविष्कार किया था। इसके अलावा जो है आपको ट्रांसफार्मर का आविष्कार बताया गया था, वो किसने किया था? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो साइड में आप बाइक चलाते हो, आपके यहाँ पे साइड में जो है जो मिरर लगा होता है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है वो आपको बताना है। उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसको आप याद रखना कि ये होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो जो साइड में जो मिरर लगा होता है वो आपका कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है। तो स्टेनलेस स्टील से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आपसे एग्जाम में जनरल साइंस में पूछ लिए जाते हैं। क्या ये लोहा और कार्बन को मिलकर बनाया जाता है, या फिर लोहा और जिंक को, जिंक और तांबा को, या फिर लोहा, निकिल और क्रोमियम तीनों को मिला के बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? वो होगा आपका लोहा, निकिल और क्रोमियम, ठीक है। इन तीनों को मिला करके क्या बनता है? वो बनता है आपका स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो क्रोमियम इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टेनलेस स्टील में ये तीनों चीज़ें मिलकर के आपका स्टेनलेस स्टील आपकी बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की। एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर या फिर इयॉन फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन की जो खोज थी ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगर आपको पता हो कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर को आपको बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है। तो टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? आंत्रीय रस से, जठर रस से, या फिर लार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो टाइलिन एंजाइम है ये किससे संबंधित होता है? ये आपका लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, ठीक। तो याद रखना कि लार में जो है आपका टाइलिन एंजाइम होता है। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मुख में जो है क्या होता है? ये आपका टाइलिन एंजाइम, यहीं से आपका भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है। तो जल में आपका, जल का आपका फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है H2O, ठीक है ना। H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, यहाँ पे भार का अनुपात पूछा है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 1 into 2, ये कितना हो गया? 2 हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु भार पूछ रहा है, तो 2:16, यानी कि इसको काटोगे तो आप क्या बचेगा? 1:8, ठीक। तो यानी कि आपका ये आंसर आप नहीं लगाएंगे 8:1, क्योंकि पहले आपको हाइड्रोजन दिया है फिर बाद में ऑक्सीजन दिया है। तो 1:8 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा 1:8 क्यों हुआ, यहाँ पे नीचे सॉल्व करके दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ध्यान दिया कीजिए। यहाँ पे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि वसा में कौन सा घुलनशील नहीं है, यानी कि कौन सा जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है, बाकी ए, डी, के और इसके अलावा विटामिन ई जो है ये आपका वसा में घुलनशील होता है। तो ये आपके 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं, और विटामिन बी और सी किस में होता है, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होते हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन अगर सही से नहीं पढ़ते हैं तो आंसर गलत मार के चले आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। रक्त समूह ओ जो है ये क्या कहलाता है। तो ओ क्या कहलाएगा, सार्वजनिक दाता या फिर सार्वजनिक ग्रहणकर्ता या फिर दोनों। तो ये आपका ओ समूह हमेशा से आपने पढ़ा है कि ये आपका सर्वदाता होता है। ठीक है ना, तो सार्वजनिक दाता ये होता है आपका ओ। ठीक है, और इसमें भी ओ में भी अगर आपसे पूछेगा तो ओ माइनस। ठीक है, ओ माइनस सर्वदाता, और सार्वजनिक ग्रहणकर्ता में कौन सा होगा, ए बी, और ए बी में भी कौन सा, ए बी प्लस वाला। ओके, तो ये आपका सार्वजनिक ग्रहणकर्ता ए बी प्लस हो गया, और आपका सर्वदाता कौन हो गया, ओ माइनस। ठीक है, तो ये आप ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा आप याद रखना कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है। तो प्रकाश ऊर्जा से क्या बनता है, आपका भोजन बनता है पौधों में। ठीक है, तो भोजन जो है ये आपके कौन सी ऊर्जा होती है, आपका क्या बोलोगे इसको, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो वो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उसको किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ओके, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि आपका पूरा क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम का बात हो रहा है। तो इकोसिस्टम का जो प्रयोग किया था शब्द का, वो किया था एजी टांसले ने। ठीक है, और इसके अलावा एक अर्नेस्ट हेकल थे। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने किसका प्रयोग किया था, वो किया था आपने इकोलॉजी का। ठीक है, तो इकोलॉजी अगर आपसे पूछेगा तो अर्नेस्ट हेकल, और पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की बात होगी तो कौन थे, एजी टांसले। ओके, ये दोनों आप याद रखना। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने अपनी पुस्तक में पहली बार किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है। ध्रुवीय यौगिक में क्या होता है, एक जो आपका प्लस और माइनस सब साथ में आते हैं ना, इस तरह से आपका आपका वो आपका ध्रुवीय यौगिक होता है। H प्लस सी एल माइनस, इस तरह से HCl आपका ध्रुवीय यौगिक हो गया, HF हो गया, H2O भी हो गया, लेकिन आपका CCl4 जो है ये आपका ध्रुवीय यौगिक नहीं होगा। ओके, तो ये भी आप याद रखना, ध्रुवीय यौगिक ये आपका क्यों नहीं है। ध्रुवीय परिसर में एक यौगिक ज्यामितीय व्यवस्था में एक तरफ धनात्मक और दूसरी तरफ ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं जिनमें दोनों पाए जाते हैं वो आपके यौगिक क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं। और जिनमें ये नहीं है वो आपके क्या हैं, वो सभी आपके अध्रुवीय यौगिक हैं। प्राथमिक रंग क्या होता है। तो प्राथमिक रंग आपके 3 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक रंग से क्वेश्चन हमेशा आपके जनरल साइंस में पूछे जाते हैं, लाल, हरा और नीला। ठीक है, पीला नहीं होता। ठीक, पीला को आप लोग नहीं जोड़ोगे कि पीला भी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल 3 प्राथमिक रंग होते हैं, वो आपके लाल, हरा और नीला हैं। इन्हीं 3 रंगों से पूरे जितने भी रंग हैं आपके वो सब के सब बनते हैं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना कि वे रंग जो किसी अन्य रंगों के संयोग से नहीं बने हैं। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वे रंग जो किसी अन्य रंगों के संयोग से नहीं बने हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो किसी अन्य रंग के संयोग से नहीं बने हैं वो आपके प्राथमिक रंग हैं। ठीक है, और प्रकृति में केवल 3 प्राथमिक रंग हैं, वो कौन कौन से हैं, लाल, हरा और नीला। इन्हीं 3 रंगों से मिलकर के ढेर सारे रंग जो आपको दिखते हैं चारों, और वो सब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो वो तत्व का नाम आप सबको पता है, क्या होता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस। तो वो होता है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग हो जाता है। ओके, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है ये गले में होती है, थायराइड ग्रंथि, यहाँ पे क्या होती है, सूजन आ जाती है, और ये सूजन ही क्या कहलाती है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि में सूजन हुई है गले में, इसी को घेंघा रोग कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो सबसे छोटी हड्डी आपका कहाँ पे पाई जाती है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये होती है आपके कान में। ठीक है, तो सबसे छोटी हड्डी आपके कान में पाई जाती है, और इसका नाम क्या है, तो नाम है इसका स्टेपीज। ठीक है, अगर सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछ ली जाए कहाँ पे पाई जाती है और उसका नाम क्या है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा पहले कमेंट कर दोगे कि सर ये है आपका सबसे बड़ी हड्डी और ये है इसका नाम। ओके,
और आपको अभी पिछले वीडियो में हथेली में हड्डियाँ बताई गई थी, कितनी हड्डियाँ होती हैं हथेली में और उनके क्या नाम है, ठीक है, उसका क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, वो आपको कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पे कि सबसे छोटी हड्डी कान के मध्य में होती है, यह वातावरण में ध्वनि के अनुसार कंपन करता है, जिस कारण हमें वातावरण की आवाज़ सुनाई देती है। तो यही हड्डी जो है आपकी कंपन करती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, सुन पाते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। तो शुष्क सेल जो होता है उसमें जो है, जो आपका कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या होता है, तांबा होता है, लोहा होता है, सिल्वर या फिर जस्ता। तो आप सभी ने जो है क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, ठीक है, कि वो होता है जिंक जो है आपका कैथोड के रूप में कार्य करता है, ठीक है। शुष्क सेल में जिंक जो है कैथोड के रूप में कार्य करता है, जबकि जो आपकी कार्बन की छड़ होती है वो एनोड के रूप में कार्य करती है ना। आप इस तरह से बनाते थे, एक छड़ इधर बनाते थे, एक आपका इधर बनाते थे, ठीक है ना, एक आपका प्लस बनाते थे, एक आपका माइनस बनाते थे। तो इस तरह से चीज़ें आपने बचपन में ही पढ़ी हैं, तो आप याद रखना, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कैथोड आपका जस्ते की जो है छड़ है, और आपका कार्बन की छड़ क्या करती है, एनोड का कार्य करती है शुष्क सेल में। अगला है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य कौन करता है, तो वो करता है आपका अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करता है। अग्न्याशय ग्रंथि से हार्मोन भी निकलता है, ठीक है, हार्मोन भी निकलता है, और क्या निकलता है, एंजाइम भी निकलता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम और हार्मोन जो है दोनों किस अंग से निकलते हैं, तो वो आपके अग्न्याशय से ही निकलते हैं। ओके, ये भी आप याद रखना अग्न्याशय। और ये पॉइंट और याद रखना आप अग्न्याशय के संबंध में कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो कौन है, वो आपकी अग्न्याशय है, ठीक है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। निम्नलिखित में से किसका तापजनक मान अधिक होता है, यानी कि जिसको आप जलाओगे तो उसमें से अधिक ऊष्मा निकलेगी। तो देखिए, आप क्वेश्चन करने से आपको यही फायदा होता है कि आप वर्ड्स जो है सीखते हो, ठीक है ना, किसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे अधिक ऊष्मा निकलती है, तो आप सीधा आप जानते हैं कि क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है। लेकिन अब यहाँ पे तापजनक मान लिखा है, तब भी इसका मतलब वही है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है, पुणे में, ऋषिकेश में, रांची में या फिर लखनऊ में। तो ये आप उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसको जरूर याद रखना। ये आपके लखनऊ में स्थित है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले यूपी स्पेशल में, ठीक है ना। औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे करते तो नहीं आप लोग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।